हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ आपका, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बिकॉज आई हैव रिटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। वहाँ से कुछ आइडिया लेके मैंने अपने बुलेटिन पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे मैं आपको बढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ योर चैप्टर। देखो, सबसे पहले जब भी वी यूज टू राइट एन आंसर, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ताकि एक अच्छा आंसर देखने को मिले हमें, ठीक है। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देन जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि भाई टॉपिक के अंदर पूछा क्या गया है, कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टॉपिक के बारे में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन पॉइंट्स में आप फर्दर उस आंसर को एक्सप्लेन करोगे। कई बार क्या होता है, हमारा आंसर बहुत बड़ा आता है, मान लो 8 नंबर का पूछा गया है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पॉइंट्स में आंसर लिखोगे लेकिन सब पॉइंट्स में लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया आपको कि टेम्पल्स के बारे में लिखो, मेसोपोटामिया के टेम्पल्स के बारे में लिखो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिरकार ये टेम्पल्स क्या होते हैं, टेम्पल्स को जिगुरट्स कहा जाता है। देन सब हेडिंग्स के थ्रू उसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक हेडिंग डालोगे मेसोपोटामियन टेम्पल्स, उसमें एक सब हेडिंग डालोगे अर्लियर टेम्पल्स, और इसमें बताओगे कि अर्लियर टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया कैसे होते थे। वो छोटे होते थे, एक छोटी सी श्राइन होती थी, ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, वो रेजिडेंस होती थी गॉड्स की। फिर दूसरी सब हेडिंग डालोगे लेटर टेम्पल्स, ठीक है। पहले हमने डाला अर्लियर टेम्पल्स, अब हम लिखेंगे लेटर टेम्पल्स, और लेटर टेम्पल्स में आप बताओगे कि जो बाद के टेम्पल्स देखने को मिले मेसोपोटामिया में, आखिर वो कैसे थे। वो बड़े होते थे, उनके अंदर बहुत सारे रूम्स होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी, कोर्टयार्ड होता था। तो ऐसे यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर। समझ में आया? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है यू आर गोइंग टू फॉलो इन योर एग्जाम वाइल राइटिंग योर आंसर, ठीक है। आई एम प्रॉमिसिंग यू, अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं एंड अच्छे से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी लिख रहे हैं, फैक्ट्स भी मेंशन कर रहे हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। समझ में आया? लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया। हाँ भाई, टेम्पल्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सबसे पहले। देन हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि पॉलीथीस्टिक। हमें पता है मेसोपोटामियंस को सिंगल गॉड में बिलीव नहीं करते थे, वो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करते थे, एंड इसी चीज़ को पॉलीथीस्टिक कहा गया है कि दे बिलीव्ड इन मल्टीपल गॉड्स। देन वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, एंड उन गॉड्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इरलिन, इनाना, मरदूक, असुर। तो ये उनके कुछ गॉड्स के नाम हैं। देन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द अर्लीस्ट टेम्पल्स, कि भाई अर्लीस्ट टेम्पल्स कैसे होते थे। छोटी सी श्राइन होती थी जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स की बनी होती थी, उन्हें जिगुरट्स कहा जाता था। टेम्पल्स जो है वो बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस की रेजिडेंस होती थी, वो आप बताएंगे। देन लेटर ऑन टेम्पल्स कैसे होते चले गए, वो बहुत बड़े हो गए थे, उनमें बहुत सारे रूम्स देखने को मिले, एंड इवन जो बाहर की जो वॉल्स होती थी वो बहुत अनयूजुअल होती थी, इन एंड आउट जाती थी रेगुलर इंटरवल्स पे, वो आप बताएंगे। अब बहुत बड़े बड़े वो टेम्पल्स होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग गए थे अब वो लोग टेम्पल्स के अंदर। कोर्टयार्ड होते थे, एंड साथ ही साथ गॉड को बहुत ज़्यादा चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, कर्ड, फिश, इन चीज़ों के रूप में, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन योर आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। तो भाई एक क्वेश्चन आ सकता है मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट के ऊपर भी, कि भाई राइट अबाउट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट, कैसी उनकी स्क्रिप्ट थी, एंड वो राइटिंग का किन किन चीज़ों में यूज़ करते थे, कैसे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स नो अबाउट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि आखिरकार स्क्रिप्ट क्या होता है। जो राइटिंग स्टाइल होता है उसी चीज़ को स्क्रिप्ट कहा जाता है। देन आप क्ले टैबलेट्स के बारे में बता सकते हैं कि मेसोपोटामियंस जो हैं वो रिकॉर्ड रखते थे, क्ले टैबलेट्स के ऊपर वो लिखा करते थे। आखिर टैबलेट्स क्या होते हैं? टैबलेट्स बेसिकली सैंड का मतलब क्ले के होते थे, एंड उनके ऊपर लिखा जाता था किसी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से, एंड उन्हें सन ड्राई किया जाता था या बेक किया जाता था। तो टैबलेट्स क्या होते थे वो भी आप बताएंगे।
देन स्क्राइब के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई एक पर्सन होता था जिसे बहुत अच्छी नॉलेज होती थी ये टैबलेट्स बनाने की, गीली मिट्टी की मदद से टैबलेट्स बनाए जाते थे, इन्हें एक प्रॉपर शेप साइज दिया जाता था हाथ की मदद से, एंड शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से इन टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था। वेज शेप्ड साइंस बनाए जाते थे, नुकीले नुकीले अक्षर बनाए जाते थे, एंड उन्हीं साइंस को क्यूनिफॉर्म साइंस भी कहा जाता है। मेसोपोटामियंस की स्क्रिप्ट वॉज क्यूनिफॉर्म, ठीक है, उनका राइटिंग स्टाइल क्यूनिफॉर्म था क्योंकि वो नुकीले अक्षर दिखते थे, इसी वजह से उसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट या फिर वेज शेप्ड स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। फाइनली उन टैबलेट्स को जो है सन में ड्राई कर दिया जाता था या फिर बेक भी कर दिया जाता था, एंड उसके ऊपर जो भी लिखा होता था वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता था। एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन कि कैसे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ था मेसोपोटामिया के अंदर। भाई सबसे पहले रिकॉर्ड्स रखने की जब ज़रूरत पड़ी तब जाके राइटिंग कहीं एग्जिस्टेंस में आई। राइटिंग का क्या क्या यूज़ होता था, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स लिखने के लिए, लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था इन मेसोपोटामिया। सो होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। सो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो भाई, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियंस, लेगेसी ऑफ मेसोपोटामियंस या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियंस। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अचीवमेंट्स बताओ मेसोपोटामियंस की, या फिर उनकी क्या लेगेसी रही है, क्या उन्होंने वर्ल्ड को दिया है, या फिर क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बट योर आंसर, योर कंटेंट वुड बी सेम, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स या फिर कंट्रीब्यूशन रहे हैं मेसोपोटामियंस के इन वेरियस फील्ड, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, लिटरेचर, साइंस, एजुकेशन। सो अलग अलग फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा लेगेसी रही है मेसोपोटामियंस की। सो अर्बन लाइफ उन्होंने डेवलप करी थी सबसे पहले वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं अर्बन लाइफ देखने को मिलती है तो वो मेसोपोटामिया ही है जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिटी लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया था, बहुत अच्छी सिटी लाइफ मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। आप एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में भी बता सकते हैं कि उसमें भी मेसोपोटामियंस का प्राइड हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनकी एक लेगेसी रही है इन द स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रैकनिंग एंड मैथमेटिक्स, वो आप बताएंगे। एंड आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं 1800 BC का। इस टाइम पे बहुत सारे क्ले के टैबलेट्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिविजन टेबल, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई मेसोपोटामियंस का एक कीन इंटरेस्ट था इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उन्हें मैथ्स के बारे में बहुत कुछ पता था। तो ये सारी फैक्ट्स जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं किसी भी वीडियो में, तो वो सारे फैक्ट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। होपफुली आपको वो सारे फैक्ट्स याद भी हो गए होंगे, तो वो फैक्ट्स आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा, टीचर को पता चलेगा कि यू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये फैक्ट ज़रूर मेंशन करना, एग्जाम्पल्स लिखना। टाइम डिवीजन उन्होंने किया था, ठीक है, एंड उनका जो टाइम डिवीजन है वो बाद में चल के ग्रीक ने एक्सेप्ट किया, एंड ये टाइम डिवीजन पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है। उन्होंने एक साल को 12 महीनों में, देन 1 घंटे को 60 मिनट्स में, एंड 1 महीने को 4 हफ्तों में, तो ये सारे डिवीजन उन्होंने ही की है। सो इट इज़ देयर लेगेसी टू द वर्ल्ड। ऑल्सो जो उस टाइम पे सोलर और लूनर इक्लिप्सेस होते थे उन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे, एंड इन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं हमें मेसोपोटामियन से पता चलता है। So your next question is why Mesopotamian civilization is known as urban civilization, या फिर कौन से फीचर्स से अर्बन सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, ये हमें पता चलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताएंगे कि भाई मेसोपोटामिया जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे अर्बन फीचर्स, अर्बन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो उरूक, मारी, इन सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो इनके फीचर्स भी आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप बताएंगे कि भाई इन जगहों पे मेसोपोटामिया की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। यहाँ पे बाद में चल के अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट वो मैं आपको पढ़ा चुकी, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। कैसे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ वो आप मेंशन करेंगे। वो क्ले के टैबलेट्स का यूज़ करते थे, उनकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी, एंड ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। तो ये कुछ अर्बन एलिमेंट्स है, अर्बन फीचर्स है। वो ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल करते थे, उन्हें स्मेल्टिंग टेक्निक के बारे में पता था। देन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूफ्रेट्स नदी का इस्तेमाल करते थे, वो जो कि बहुत चीपेस्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन था। बहुत ट्रेड करते थे, उनका एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। देन सील के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई सील क्या होता था, एंड कैसे कम्युनिकेशन को सील फैसिलिटेट करती थी, कैसे ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी। सो ये सारे कुछ अर्बन फीचर्स है, अर्बन एलिमेंट्स है जो कि मेसोपोटामिया को एक अर्बन सिविलाइजेशन
का टाइटल देते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेकेंड चैप्टर। सो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट रोमन हिस्ट्री। सो भाई सोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई सोर्सेज के बारे में बताओ कि व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट रोमन हिस्ट्री। सो जब भी मैंने आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने हमेशा सोर्सेज के साथ स्टार्टिंग की है, तो वही सोर्सेज आपको क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोर्सेज बता सकते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज बेसिकली वो चीज़ें होते हैं जिनसे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देन यू कैन टेल अबाउट द वेरियस सोर्सेज कि भाई सोर्सेज अलग अलग होते हैं, बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं एंड उनकी कैटेगरीज होती है। उस कैटेगराइजेशन को आप बता सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं, मटीरियल रिमेन्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। टेक्स्ट आप बता सकते हैं, जो भी टेक्सचुअल सोर्सेज है जैसे कि एनाल्स, लेटर्स, स्पीचेज, सर्मन्स, ये सब टेक्सचुअल हमारे सोर्सेज होते हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, तो वो वाले सोर्सेज आप बता सकते हैं, जैसे कि पेपरस स्क्रोल्स, इंस्क्रिप्शंस, अकाउंट्स, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं। देन मटीरियल रिमेन्स, मटीरियल रिमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। जो भी मटीरियल हमें मिला है, कहीं से भी मिला हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट है, तो ये सारे मटीरियल रिमेन्स के अंडर आते हैं। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर, कॉइन्स, तो ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ रोमन हिस्ट्री की, तो जो एम्फोरे, जो ड्रेसल 20, जो एम्पी थिएटर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल रिमेन्स थे जिससे हम रोमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। तो ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी एंड, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एज अ टॉपिक मैं आपको ये चैप्टर में पढ़ा भी चुकी हूँ, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। सो इसमें आप बताएंगे कि भाई रोमन एम्पायर में ऐसा क्या हुआ था थर्ड सेंचुरी में कि एक क्राइसिस देखने को मिला था, किन चीज़ों की वजह से क्राइसिस देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में बताएंगे। सो थर्ड सेंचुरी के अंदर एक अलग सी एक एग्रेसिव डायनेस्टी देखने को मिली थी ईरान में, ससानियंस, जो कि अब बहुत तेज़ी से अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे। अब वो रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करने लग गए थे ताकि वो अपने एम्पायर को जो है बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके। ये वो टाइम भी था जिस टाइम पे जर्मेनिक ट्राइब्स का अटैक भी देखने को मिला रोमन एम्पायर के ऊपर एंड इस टाइम पे बहुत सारी टेरिटरीज को अबेंडन कर दिया गया था, रोमन एम्पायर की टेरिटरीज को बेसिकली। साथ ही साथ इस टाइम पे एक क्विक सक्सेशन भी देखने को मिला एम्परर्स का। लगभग 47 ईयर्स के अंदर लगभग 25 एम्परर्स जो हैं वो चेंज हुए। इससे क्या पता चलता है कि एक इंटरनल स्ट्रेन फेस कर रहा था रोमन एम्पायर इस टाइम पे, एक साइन ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके बारे में भी आप मेंशन करेंगे, मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन इन अर्ली रोमन एम्पायर। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अर्ली रोमन एम्पायर के अंदर कैसी इकोनॉमिक कंडीशन देखने को मिलती है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है लेटर पीरियड के बारे में भी कि भाई लेटर पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताओ अबाउट द रोमन एम्पायर। सो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इसमें आप बता सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कि भाई सबसे पहले बताएंगे कि रोमन एम्पायर को भी दो फेजेस में बांटा जाता है, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेटर रोमन एम्पायर। ठीक है, जो थर्ड सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड है दैट इज अर्ली रोमन एम्पायर एंड जो थर्ड सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड है दैट इज लेटर रोमन एम्पायर। ठीक है, सो इस टाइम पे आप बताएंगे कि एक एफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोमन एम्पायर के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो इस टाइम पे ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, बहुत सरप्लस ट्रेड हो रहा था एंड विद इन द रोमन एम्पायर भी एंड आउटसाइड द रोमन एम्पायर भी। वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड की जा रही थी एंड कुछ स्पेशल प्रोविंसेस थे, कुछ स्पेशल जगह ही थी जहाँ पर ये ट्रेड होता था, जैसे कि स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, इजिप्ट, इटली। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक वेरिएशन। तो मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, कुछ एरियाज ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे एंड कुछ एरियाज ऐसे थे जो काफ़ी पुअर थे। तो इकोनॉमिक वेरिएशन थ्रू आउट द एम्पायर इस टाइम पे देखने को मिलता था। स्पेनिश ऑलिव ऑयल ये एक बहुत वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज था, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ थी, ये एक ऐसा गुड था जो कि काफ़ी बड़े स्तर पे ट्रेड किया जाता था।
कुछ स्पेशल कंटेनर्स होते थे जैसे कि M48, रसेल 20, इन चीज़ों के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटस ऑफ विमेन। सो भाई विमेन के स्टेटस को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। रोमन एम्पायर के अंदर विमेन का क्या स्टेटस था। सो भाई विमेन काफ़ी अच्छे स्टेटस के साथ रोमन एम्पायर में रहा करती थी। उनके पास काफ़ी कंसिडरेबल लीगल राइट्स होते थे। वो प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकती थी, मैनेज भी कर सकती थी, एंड लेट टीन्स में उनकी शादी की जाती थी। एंड जो शादी के बाद भी जो पापा की प्रॉपर्टी होती थी, फादर की प्रॉपर्टी थी, उसकी प्राइमरी हेयर एक वुमेन होती थी इवन आफ्टर द मैरिज। एंड डाइवोर्स बहुत इजी होता था रोमन एम्पायर में फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। होपफुली समझ में आया। स्टेटस ऑफ वुमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। आखिरकार रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सोशल फॉर्मेशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी रोमन एम्पायर के अंदर, जिसके कारण हो सकता है कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ हो। स्लेव्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस भी इस टाइम पे डिक्लाइन हुई थी, जिसके वजह से हो सकता है डिक्लाइन हुआ हो रोमन एम्पायर का। देन आप वो बता सकते हैं कि इस टाइम पे बहुत तेज़ी से एम्परर्स चेंज हो रहे थे, तो एक स्ट्रेन देखने को मिलता था, तो ये भी कारण हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स के अंदर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला, विच कुड बी अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। मॉनेटरी क्राइसिस इस टाइम पे देखने को मिलता था। भाई कुछ जो माइंस थी वहाँ पर कंटेंट बहुत कम हो गया था हमारे मेटल्स का, जिसकी वजह से एक मॉनेटरी क्राइसिस देखने को मिला। इंटरनल क्राइसिस देखने को मिलता था रोमन एम्पायर में। साथ ही एक ऐसा टाइम था जब इस्लाम बहुत अच्छे से एमर्ज हो रहा था, इस्लाम का बहुत इन्फ्लुएंस था। सो ऑल दीज फीचर्स, ऑल दीज फैक्टर्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। सो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो एक हिस्सा रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था, एंड दूसरा जो हिस्सा था उसे बाद में चल के बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाने लग गया था। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ अगस्टस इज नोन एज गोल्डन पीरियड। भाई जब अगस्टस ने रूल करा उस टाइम पीरियड को एक गोल्डन पीरियड माना जाता है रोमन एम्पायर का, तो उसे एक्सप्लेन करिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताएंगे कि अगस्टस ने 27 BCE से 14 CE तक रूल किया, एंड ये सबसे पहले रूलर माने जाते हैं रोमन एम्पायर के, जिन्होंने अपने आप को प्रिंसिपेट कहा। प्रिंसिपेट का मतलब है लीडिंग सिटीजन। उन्होंने अपने आप को एक एब्सोल्यूट रूलर ना कह के एक प्रिंसिपेट, एक लीडिंग सिटीजन कहा कि मैं कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ, मेरे हाथ में सारी अथॉरिटी नहीं है, मैं तो तुम सबको सिर्फ लीड कर रहा हूँ, ऐसे कह के उन्होंने रूल करा। इनका जो रीन है वो बहुत ज़्यादा शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अलग अलग बाउंड्रीज को कंक्वेयर ना करके बल्कि कंसोलिडेशन किया अपने एम्पायर का। एक प्रॉपर बैलेंस देखने को मिला इनके टाइम पीरियड में। इन्होंने अपने आप को लीडिंग सिटीजन कहा, प्रिंसिपेट कहा, वो तो हम देख ही चुके हैं। परमानेंट डिक्टेटरशिप का बहुत राइज हुआ इनके टाइम पीरियड में। अब धीरे धीरे एक एक्सपेंशन हो रहा था डायरेक्ट रूल का रोमन एम्पायर में इनके टाइम पे। कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था रोमन एम्पायर में। इस टाइम पे ट्रेड की भी ग्रोथ देखने को मिली, कुछ नए अर्बन सेंटर्स देखने को मिले। इस टाइम को एक गोल्डन एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे लेटन राइटिंग, पोइट्री, इन सभी चीज़ों का भी राइज देखने को मिलता था। अलग अलग पोइट्स अपनी पोइट्री लिखा करते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती थी। सो ऑल दी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो भी फैक्टर्स हैं वो आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में। So moving on to the next question, that is about late antiquity. Define late antiquity, define the features of late antiquity. तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैंने काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखे हैं क्लास 11th हिस्ट्री में। सो इस क्वेश्चन को श्योरली आप मान सकते हैं कि ये आएगा। सो लेट एंटिक्विटी का क्या मतलब है? जो फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड था रोमन एम्पायर का, उसी ही लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। जब रोमन एम्पायर टूट रहा था, जो ब्रेकअप हो रहा था रोमन एम्पायर का, उस टाइम पीरियड को ही लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। लगभग 4th to 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड को लेट एंटिक्विटी कहा जा रहा है। सो इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, चाहे वो हो इन द फील्ड ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पे चेंजेस आ रहे थे। इस टाइम पे बहुत सारे और भी चेंजेस, इनोवेशंस अलग अलग एम्परर्स ने भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल डायोक्लिटियन एक एम्परर थे जिन्होंने
इस टाइम पे जो फालतू की टेरिटरीज थी ना रोमन एम्पायर में, जिनकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं थी, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एरिया नहीं था, उसे अबेंडन कर दिया था, हटा दिया था रोमन एम्पायर से। ठीक है, किसने किया था? डायोक्लिटियन। साथ ही साथ उन्होंने एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी थी, एक ग्रेट पावर दी थी मिलिट्री कमांडर्स को। इस टाइम पे मिलिट्री कमांडर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। दूसरे एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए थे, उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशंस किए थे रोमन एम्पायर में इस टाइम पे। मॉनेटरी स्फीयर में उनके ज़्यादातर चेंजेस हैं। उन्होंने एक सिक्का इंट्रोड्यूस करा जिसे हम सॉलिडस कहते हैं। सॉलिडस बेसिकली एक 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का सिक्का होता था, जो उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ उन्होंने एक सेकेंड कैपिटल फॉर्म किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है उनका। प्लस ये एक ऐसा टाइम था जब मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखने को मिली, पॉपुलेशन का राइज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी रिवाइव हुआ, अर्बन प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली, नए नए अर्बन सेंटर्स देखने को मिले। साथ ही साथ कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को इस टाइम पे एक ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ में आया? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, नोमैडिक एम्पायर। सो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट द कुरियर सिस्टम डेवलप्ड बाय द मंगोल्स। एंड ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। डिफाइन याम, ये भी आ सकता है, याम वॉज द कुरियर सिस्टम ऑफ मंगोल्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें आप बताएंगे कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव उनका कुरियर सिस्टम था। जंगीज़ खान ने इस कुरियर सिस्टम की स्टार्टिंग की थी एंड फर्दर उनकी डेथ के बाद ये कुरियर सिस्टम और ज़्यादा रिफाइन होता है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड इसको यैम कहा जाता था, इस कुरियर सिस्टम को। एंड ये कुरियर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से मंगोल बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए इतने बड़े एम्पायर का। अलग अलग एरियाज को इस कुरियर सिस्टम ने कनेक्ट कर दिया था। कोई दूर दराज की न्यूज़ फटाफट एम्परर के पास पहुंच जाती थी थ्रू दिस एफिशिएंट कुरियर सिस्टम। इस कुरियर सिस्टम में क्या होता था, जो राइडर्स होते थे उन्हें एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर डिस्टेंस पे प्लॉट किया जाता था, स्टेशन किया जाता था। एंड एक राइडर अपनी जगह से आके उस स्टेशन पे आ जाता था एंड उस दूसरे राइडर को वो खबर दे देता था एंड देन वो राइडर दूसरे स्टेशन पे चला जाता था। तो ऐसे बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली, बिना थके ये जो है न्यूज़ का ट्रांसफ़र होता रहता था एंड ये बहुत रैपिड था ये कुरियर सिस्टम। प्लस इस कुरियर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक टैक्स भी लिया जाता था लोगों से, तो उस टैक्स के बारे में भी आप मेंशन करेंगे, वो टैक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जंगीज़ खान। जंगीज़ खान को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, उनके कैरेक्टर को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप जंगीज़ खान के बारे में बताएंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका जन्म कब होता है, सब कुछ बताएंगे। जंगीज़ खान ने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट किया, वो आप बताएंगे। उनका जन्म होता है 1162 में एंड उनके फादर का नाम येसुगई था, उनकी मदर का नाम ओलेनिक था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनकी वाइफ को उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया, तो सब कुछ आप बताएंगे। उनके फादर एक क्लैन के चीफ थे, वो आप बता सकते हैं। उनकी मदर ने कैसे उनको और उनके भाइयों को पाला था, वो भी आप बता सकते हैं। एंड उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने कैसे एक नोमैडिक एम्पायर फॉर्म किया, तो वो आप बताएंगे। एंड उन्होंने एक पावरफुल मिलिट्री, पावरफुल आर्मी की फॉर्मेशन की, कैसे उन्होंने एक आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, कैसे उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर ले डाउन किया, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उन्होंने कौन कौन से एरियाज़ को कंक्वेयर किया है, उन्होंने ट्रेड को फैसिलिटेट किया है, ट्रेड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, वो आप लिख सकते हैं। उन्होंने कितना अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, वो आप बताएंगे। मंगोल लोगों के वो लीडर थे। सो ऑल दीज थिंग्स जो भी हमने जंगीज़ खान के बारे में पढ़ी है, ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन। So moving on to the next question, that is briefly discuss the factors responsible for the decline of Mongolian Empire. तो भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मंगोलियन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ, कौन से रीजंस थे। सो इसमें आप बता सकते हैं कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स, देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स जिसकी वजह से मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। लेट 14th सेंचुरी में ये डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो डिसेंडेंट्स थे,
जंगीज़ खान के अब वो सेपरेट होने लग गए थे। पहले जो उनके अंदर एक कनेक्टिविटी देखने को मिलती थी वो अब नहीं देखने को मिल रही थी। सभी की सेपरेट लीनेज ग्रुप्स बन गए थे। एक कंपटीशन देखने को मिल रहा था सभी लोगों के बीच में, सभी कजिन्स के बीच में, सभी क्लैंस के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता था। अब इस टाइम पे नोमैड्स और जो लोग थे जहाँ पर वो कंपेयर कर रहे थे, जिस एरिया के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे थे, उन लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। वो जो लोग जिन टेरिटरीज को उन्होंने कंट्रोल किया था, वो लोग उन लोगों को, नोमैड्स को अपना मास्टर नहीं मान रहे थे। कह रहे थे तुम तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ जो पुराने चीफटेन्स होते थे, अब उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे हाथों से तो सारी पावर छीन ली जा रही है, उनके सारे राइट्स छीन गए, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। सो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। प्लस मैंने क्या बताया था कि ये एम्पायर क्यों फॉर्म हो पाया, क्योंकि जो मंगोल्स थे, जो नोमैड्स थे, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थे। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जब उन स्किल्स का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला। वो स्किल्स कहीं ना कहीं वीक होते चले गए, जिसके वजह से ये पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आप मेंशन करेंगे, बहुत अच्छे से एलैबोरेट करेंगे इन्हें। So next question is about discuss the rules and regulation of the Yasa as evolved by Genghis Khan. So question आ सकता है कि भाई describe the code of law of Genghis Khan, describe Yasa. So all these questions are same, asking the same thing. तो यही चीज़ें आप mention करोगे। So आप इसमें बताएंगे सबसे पहले ये जो टर्म है यसा, इसका क्या मतलब है। So ये बेसिकली जो लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान है वो है यसा। ये एक फ्रेमवर्क देता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोमैडिक एम्पायर। इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं मंगोल से रिलेटेड, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाएगा, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, कोई भी क्राइम नहीं किया जाएगा, एंड अगर कोई पर्सन है तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सभी एजेड लोगों को, पुअर लोगों को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, एंड किसी को भी कोई धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। एंड मंगोल्स जो हैं वो अपने अंडर स्लेव और सर्वेंट को एम्प्लॉय कर सकते हैं, एंड सभी एबल्ड लोग जो हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो आर्मी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी सर्विस देंगे, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। प्लस जो मंगोल प्रिंसेस हैं वो इस यसा को प्रिजर्व करेंगे, हमेशा इस कोड ऑफ लॉ को ही फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से ही अपने एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। जो प्रीस्ट हैं वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये सारे जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब कुछ मेंशन किए गए हैं यसा के अंदर, जिनको प्रिजर्व करेंगी ये मंगोल प्रिंसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेथड्स ऑफ वॉरफेयर ऑफ मंगोल आर्मी। तो इसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले कि वॉरफेयर जो था, जो आर्मी थी मंगोल्स की, वो कितनी ज़्यादा स्किल्ड थी। जंगीज़ खान का क्या रोल था उस आर्मी को एफिशिएंट, इफेक्टिव बनाने में। सो आप बताएंगे कि कितने ज़्यादा स्किल्ड ये नोमैडिक लोग थे, ये मंगोल्स थे। इनके पास बहुत अच्छे हॉर्स राइडिंग स्किल्स होते थे, एंड इनकी एक स्पीड और मोबिलिटी होती थी, एंड बहुत रैपिड शूटिंग आर्चर्स ये होते थे। इनके पास हर एक चीज़ की एक अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होती थी, चाहे वो टेरेन हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो वेदर हो, हर चीज़ के बारे में इन्हें पता होता था। एंड जब कोई सोच भी नहीं सकता उस टाइम पे ये अटैक का प्लान करते थे। जब इतनी कड़ाके की ठंड होती, जब सब कुछ जम जाता था, विंटर्स के अंदर ये जो है दूसरे रीजन्स में अटैक करने के लिए निकलते थे। जब उस टाइम पे जो लेक्स होती थी, जो रिवर्स होती थी, वो जम जाती थी, एंड उन्हें एज अ हाईवे, एज अ रोड वो इस्तेमाल करते थे उन इलाकों में पहुंचने के लिए। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। जंगीज़ खान को सीज इंजन्स की, नैप्था बम्बार्डमेंट्स की टेक्निक बहुत अच्छे से आती थी, वो बहुत तेज़ी के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करना जानते थे। उन्होंने बहुत लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स अपनी आर्मी के लिए बनवाए थे, जिससे वो जो है आराम से उन चीज़ों को बहुत दूर दूर कैरी कर पाते थे, एंड अपने अपोनेंट्स को हरा भी देते थे। सो इन चीज़ों का एक बहुत डिवास्टेटिव इफेक्ट होता था उनके राइवल्स के ऊपर, उनके दुश्मनों के ऊपर। तो ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। सो फ्यूडल सिस्टम को लेके क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूडल सिस्टम क्या था, एक्सप्लेन करिए। सो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप मेंशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूडलिज्म। What was feudalism? Describe main causes for the decline of feudalism. फ्यूडलिज्म भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो इसमें
इसमें आप बताएंगे कि ये एक सिस्टम था, ये एक लैंड बेस्ड मिडीवल यूरोपियन सिस्टम था। लॉर्ड्स और पेजेंट के बीच के रिलेशनशिप को फ्यूडलिज्म में बताएंगे। देन बहुत सारे रीजंस थे जिसके वजह से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ यूरोप के अंदर, तो वो सारे कारण आप बताएंगे। रेनेसा बताएंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुए थे, करप्शन, मिडिल क्लास का इमर्जेंस, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। रेनेसा, फोर्थ ऑर्डर, ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में से। डिफाइन रेनेसा, डिस्क्राइब रेनेसा, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स रेनेसा के अंदर देखने को मिले, फोर्थ ऑर्डर के इमर्जेंस के बारे में बताओ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न मोनेस्ट्रीज, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मोनेस्ट्रीज उस टाइम पे क्या रोल प्ले कर रही थी। वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही थी, बहुत सारे प्रीस्ट लोग जो है वो मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेस विच अकर्ड ड्यूरिंग 15th and 16th सेंचुरीज इन यूरोप। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे यूरोप में ड्यूरिंग 15th and 16th सेंचुरीज। सो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। फॉर एग्जाम्पल एक पावरफुल स्टेट बन गया था इस टाइम पे यूरोप में। नए मोनार्क्स जैसे कि लुइस 11 इन फ्रांस, हेनरी 8 इन इंग्लैंड, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, तो ये कुछ नए नए मोनार्क्स, नए नए रूलर्स देखने को मिले अलग अलग जगहों पे। इस टाइम पे एक प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री देखने को मिली, उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते थे जैसे कि गन्स, आर्टिलरी, ये सारी चीज़ें होती थी। ये वो टाइम था जब मोनार्क्स ने टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए थे, बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज देखने को मिली। इस टाइम पे किंग सेंटर ऑफ पावर बन गया था। सारी जो मोनार्कीज थी, चाहे वो वीक और पावरफुल, वो इस टाइम पे कोऑपरेट कर रही थी। प्लस इस टाइम पे नोबिलिटी की पावर में भी कुछ चेंजेस आए, तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में बताएंगे। समझ में आया? तो ये सारे चेंजेस आए थे 15th और 16th सेंचुरी में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ व्हाई डिड यूरोप इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो डाउन बाय द 14th सेंचुरी, गिव रीजंस। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो प्रोग्रेस थी यूरोप की, वो स्लो हो गई थी 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। सो देयर वर न्यूमरस रीजंस, तो वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। ये वो टाइम था जब यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फेमाइंस देखने को मिली। इस टाइम पे यूरोप वॉज हिट बाय सीवियर फेमाइंस। 1315 टू 1317 के बीच में बहुत सारी फेमाइंस आई एंड 1320s में बहुत ज़्यादा कैटल्स की डेथ भी देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ पढ़ा रखी हैं, तो वो एज इट इज़ आपको लिखनी है। ये वो टाइम था जब ट्रेड भी बहुत ज़्यादा सीवियरली हिट था बाय द शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। जो ऑस्ट्रिया, जो सर्बिया की जो माइंस है, वहाँ पे सिल्वर बहुत ज़्यादा अब ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से अब करेंसी नहीं चल पा रही थी एंड जो सस्ते मेटल्स थे वो गवर्नमेंट ने मिला दिए थे करेंसी में। ठीक है, 13th सेंचुरी में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आया, वो आप बताएंगे। जो पिछले 300 सालों से जो गर्मी चल रही थी अब वो ख़त्म हो गई एंड अब बहुत कड़ाके वाली ठंड देखने को मिली नॉर्दर्न यूरोप में बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। ब्लैक डेथ, बिबोनिक प्लैग, जो रैट्स अपने साथ इन्फेक्शन लेके आए, उससे भी बहुत बुरा ट्रेड पे असर पड़ा, वो आप बताएंगे। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स और फ्लड्स देखने को मिले जिससे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा। तो मैंने बताया कि रेनेसा के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेनेसा। सो रेनेसा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, फीचर्स बताओ, रेनेसा को डिफाइन करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इसमें आप बताएंगे कि भाई रेनेसा किस टाइम पीरियड को कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारी टैलेंट सिटीज़ का रिवाइवल हुआ था एंड इस टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर का एडवांसमेंट हुआ था। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स देखने को मिले थे अलग अलग राइटर्स से एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन किया गया। चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया गया, चर्च की पावर को क्वेश्चन किया गया था एंड ये वो टाइम था जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था। साइंस के अलग अलग चीज़ों के डेवलपमेंट्स हो रहे थे, अलग अलग इनोवेशंस हो रहे थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिल रही थी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अब लोग जो है वो लॉजिकली सोचने लग गए थे
किसी भी चीज़ को बिना किसी रीज़न के मान नहीं लेते थे, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढते थे। ठीक है, इस टाइम पे चर्च की अथॉरिटी को जो है क्वेश्चन किया गया था, ह्यूमैनिस्ट व्यू देखने को मिला था लोगों के अंदर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनके एक ऐसा टाइम था जब बहुत ज़्यादा रिवाइवल हो रहा था हर एक स्पेयर के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। रेनेसां मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, लगभग 95% ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश द ग्रोथ इन ट्रेड ड्यूरिंग रेनेसां। सो बेसिकली ये चीज़ आप रेनेसां वाले क्वेश्चन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ट्रेड के अंदर कैसे ग्रोथ हुआ था, कैसे एक इंक्रीज देखने को मिला था इन ट्रेड ड्यूरिंग द रेनेसां। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ रेनेसां भी आप लिख सकते हैं, इकोनॉमिक साइड ऑफ रेनेसां। एंड एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि रेनेसां के दौरान एक न्यू क्लास देखने को मिली सोसाइटी के अंदर, मिडिल क्लास रिच हो गए थे ड्यू टू सक्सेसफुल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये वो टाइम भी था जब ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से नए नए टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए टाउन्स देखने को मिल रहे थे, इटालियन सिटीज़ का रिवाइवल हो रहा था। अब रूलर जो है वो मिडिल क्लास को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि चर्च और फ्यूडल सिस्टम को अब कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन किया जा रहा था। ठीक है, तो मोनार्क्स जो है वो ये सोच रहे थे कहीं हम अपनी भी अथॉरिटी ऑटोनॉमी ना खो बैठे, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा हम लोगों को सपोर्ट करें। लोग जो हैं अलग अलग वेज में बहुत ज़्यादा लिबर्टी गेन कर रहे थे। लोग अब रैशनली सोचने लग गए थे, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढने लग गए थे। अब लोगों के हाथ में पावर आ गई थी, वो खुद से अपना रिलीजन तय कर पाते थे कि भाई मैं कौन से रिलीजन को मानूंगा, मेरी क्या आइडियोलॉजी होगी। तो अब लोग जो हैं वो सोचने लग गए थे। ठीक है, एंड इस टाइम पे लोगों की नॉलेज इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी एंड बहुत सारे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, डेवलपमेंट्स देखने को मिले। यहाँ पे मैंने ट्रेड की बात की थी, सो उसके अलावा भी जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द साइंटिफिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग रेनेसां। तो रेनेसां वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भाई साइंटिफिक डेवलपमेंट आप मेंशन कर सकते हैं एंड एज अ डिफरेंट क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं। सो साइंस और साइंटिफिक अप्रोच की वजह से क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था। इस टाइम पे बहुत सारे इनोवेशंस, रेवोल्यूशंस, थ्योरीज देखने को मिल रही थी। इनमें से एक थी कोपरनिकन थ्योरी। उसमें ये बात साबित की गई कि जो अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं। बाद में कीपलर ने इस थ्योरी को कंफर्म भी किया। पहले ये थ्योरी थी कि भाई सन जो है वो इन प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट करता है, सन अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, लेकिन अब ये जो थ्योरी थी इसने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, ये प्लैनेट्स रोटेट करते हैं अराउंड द सन। अब गैलीलियो ने मोशन थ्योरी दी, न्यूटन ने जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन चीज़ों को डिस्कवर किया। अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे इन द फील्ड ऑफ साइंस, बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिल रही थी एंड ये वो टाइम था जिस टाइम पे साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई था। यानी कि रेनेसां के दौरान बहुत ज़्यादा साइंस की वैल्यू लोगों को पता चली, साइंस का एक बहुत ज़्यादा वी कैन से इन्फ्लुएंस देखने को मिला सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर। एंड इस टाइम पे बुक्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी ड्यू टू द एमर्जेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा वी कैन से नॉलेजेबल हो गए थे एंड हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया गया था। Moving on to the next question, that is distinguished condition and the role of women during Renaissance. सो भाई रोल ऑफ वुमेन को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो मैंने आप अभी तक क्या बताया भाई, साइंटिफिक जो हमारे डेवलपमेंट्स थे उसके बारे में बताओ ड्यूरिंग द रेनेसां एंड ट्रेड के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अब जो रेनेसां से रिलेटेड जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है उसमें ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बोला वो उसी फॉर्म में पूछा जाएगा, वो अलग अलग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसे आप कंटेंट को जो है लिखते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं फैक्ट्स को। ठीक है, सो हम बात
बात कर रहे थे विमेन के रोल की। सो न्यू आइडिया ऑफ सिटीजन्स देखने को मिला ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रेनेसां, लेकिन विमेन का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, विमेन को इंक्लूड नहीं किया गया। अभी भी विमेन फैमिली की डोमिनेंस में ही थी, जो हस्बैंड्स थे वही अभी भी अपनी वाइफ को कंट्रोल करते थे, जो फैमिली होती थी उसका ही डोमिनेशन होता था। अभी भी विमेन सिर्फ बच्चों को संभालती थी। जो डोरीज ली जाती थी मैरिज के टाइम पे विमेन से, उसकी फैमिली से, वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ की जाती थी फॉर द फैमिली बिजनेस, ताकि हस्बैंड का जो फैमिली बिजनेस है वो और ज़्यादा ग्रो हो सके। विमेन जो है इतनी ज़्यादा ऑनरशिप नहीं रखती थी हस्बैंड के बिजनेस में। पब्लिक लाइफ में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था या फिर ना के बराबर ही था। मर्चेंट फैमिली में थोड़ी सी सही कंडीशन थी विमेन की, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट उनका देखने को मिलता था, लेकिन बहुत कम नंबर पे ही वुमेन इन्वॉल्व होती थी बिजनेसेस में। विमेन जो है वो सिर्फ हस्बैंड जब एब्सेंट होता था, कहीं गया हुआ होता था बिजनेस टूर वगैरह पे, तभी सिर्फ उनकी दुकानों पे जाती थी, बैठती थी, खोलती थी उनकी दुकानें। सो मतलब विमेन का रोल अभी भी रेनेसां आ गया था, रिवाइवल था, बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट्स हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, लेकिन विमेन का रोल वॉज स्टिल नॉट दैट मच इन द सोसाइटी। अगर कोई मर्चेंट था एंड उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो विडो है उस मर्चेंट की, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती थी। जो उसका बिजनेस था, सोसाइटी थी, उसमें उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बिजनेस को कौन संभालेगा? भाई हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो वाइफ ही संभालेगी ऑब्वियसली। तो विडो के पास थोड़ी सी पावर आ जाती थी जब मर्चेंट हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। कुछ फेमस विमेन भी देखने को मिली है रेनेसां के दौरान, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कोई विमेन नहीं देखने को मिली, जैसे कि कैसेंड्रा फिडेल, इसाबेला दे एस्तर। तो ये कुछ विमेन थी जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था अलग अलग चीज़ों के अंदर, फॉर एग्जांपल आर्ट वर्क्स में या किसी और चीज़ में। तो कुछ विमेन थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, एंड ऐसा नहीं है ये ही थी, और भी होंगे, बट उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन उन्हें नहीं मिला होगा। सो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 पॉइंट्स अबाउट द लाइफ ऑफ नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका। सो ये नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। सो जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे उनके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। सो नेटिव लोगों के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप बताएंगे कि वो लोग कैसे थे। वो बहुत ज़्यादा हम्बल लोग होते थे, वो बहुत सारी भाषाएं बोला करते थे, एंड ऐसा माना जाता था कि वो सिविलाइजेशन के प्रिमिटिव स्टेज में थे, यानी कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मतलब वो अच्छे से जी रहे थे, जो उनको ज़रूरत होती थी वो चीज़ें वो कर लेते थे, ठीक है। तो वो प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन में थे, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट उस टाइम पे नहीं था। वो लोग पॉलीथीस्ट थे, यानी कि बहुत सारे भगवानों में वो विश्वास करते थे, वो नेचर की भी पूजा करते थे। सिर्फ उतनी ही चीज़ में हाथ वो लगाते थे जितनी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, फालतू चीज़ों को वो एक्सटॉर्ट नहीं करते थे, ठीक है। मतलब नेचर को फालतू में नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जितनी उन्हें भूख है उतना ही वो करते थे, ठीक है। मतलब उतनी ही चीज़ों को वो उगाते थे, या फिर उतनी ही चीज़ों को, एनिमल्स का उतना ही वो हंट करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत है। वो जो है मानते थे कि जो टाइम है वो साइकिल्स में चलता है। वो क्लाइमेट्स को और लैंडस्केप को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी नेटिव लोगों की, तो कुछ प्रिमिटिव टाइप की वो लाइफ जिया करते थे। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आइटम्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द नेटिव्स एंड यूरोपियंस। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें थी जो उनके बीच में एक्सचेंज की जाती थी नेटिव और यूरोपियंस के बीच में। इसमें कौन से गुड्स का एक्सचेंज होता था? बेसिकली यूरोपियंस जो है अपनी साइड वाली चीज़ें लेके आए, जैसे कि अल्कोहल, आयरन वेसल, ये सारी चीज़ें। एंड नेटिव्स जो है वो नेचर से रिलेटेड चीज़ों का एक्सचेंज करते थे, फॉर एग्जांपल फिश, फर। एंड ऐसा भी नहीं है कि नेटिव लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो बस एक गिफ्ट के रूप में ऐसा लगता था कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उन्हें वो दे रहे हैं, वो हमें ये गिफ्ट दे रहे हैं। नेटिव लोग बहुत भोले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द यूरोपियंस कंसिडर नेटिव्स ऑफ अमेरिका एज अनसिविलाइज्ड? भाई यूरोपियंस नेटिव्स को क्यों अनसिविलाइज्ड मानते थे? भाई यूरोपियंस के अकॉर्डिंगली सिविलाइज की डेफिनेशन ही कुछ और थी। उनके अकॉर्डिंगली जो लोग बहुत डेवलप्ड हैं, जिनके पास उनकी जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनके अंदर एटिकेट्स हैं, सो कॉल्ड एटिकेट्स हैं, वो लोग सिविलाइज थे उनके अकॉर्डिंगली। सो यूरोपियंस मानते थे कि भाई ये जो नेटिव लोग हैं ना, ये लिटरेट नहीं है, उन्हें कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है,
एंड ना ये अर्बनाइज है, ना ये शहरों में रहते हैं। एंड उनके हिसाब से तो सिविलाइज सोसाइटी की डेफिनेशन ही कुछ और थी। यूरोपियंस के हिसाब से जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, जो अर्बनाइज्ड हैं, वही उनके हिसाब से सिविलाइज थे, एंड जो कि नेटिव लोग नहीं थे अकॉर्डिंग टू देम। Moving on to the next question, which is very important. How did natives of North America lose their land? What were their sufferings? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हाथ से उनकी ज़मीनें कैसे गई, उनकी सफरिंग्स क्या थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई नेटिव लोगों को फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, टू साइन वेरियस ट्रीटीज़, और उनको ज़बरदस्ती उनकी लैंड बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एंड कई बार तो उनको चीट भी किया जाता था, उनसे ज़्यादा लैंड ले लिया जाता था, बदले में बहुत कम कीमत उन्हें दी जाती थी। नेटिव लोगों को उनकी ही ज़मीन से भगाया जा रहा था, जो कि बहुत गलत था। एक ट्राइब थी अमेरिका के अंदर जो कि थी चिरोकी ट्राइब, उसे जो है स्टेट गवर्न करती थी, वो जो गवर्नमेंट थी यूरोपियंस की वो गवर्न करती थी, लेकिन जो नागरिकों के अधिकार थे वो उनको नहीं मिलते थे। एक जजमेंट पास किया गया बाय द चीफ कोर्ट कि जो चिरोकी ट्राइब है वो एक अलग ही कम्युनिटी है एंड वो एक अलग टेरिटरी पे रहते हैं, वहाँ पर जॉर्जिया का लॉ जो है वो नहीं चलता है। एंड्रू जैक्सन की ट्रेल ऑफ टीयर्स, भाई लोगों का खदेड़ दिया जा रहा था उनकी ही ज़मीन से, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। मैंने ट्रेल ऑफ टीयर्स पढ़ा है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स के हिसाब से, यूरोपियंस के हिसाब से जो नेटिव लोग थे वो बहुत ज़्यादा लेजी थे, उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं थे, वो इंग्लिश नहीं जानते थे, वो अच्छे से ड्रेस नहीं करते थे, उनके अंदर एटिकेट्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। एंड वो लोग मानते थे कि भाई नेटिव्स को मर जाना चाहिए, उनके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ ह्यूमन एटिकेट्स ही नहीं है जिसके हिसाब से उनकी कोई वर्थ भी हो। एंड उन्हें रिजर्व कर दिया जाता था कुछ एरियाज़ के अंदर, मतलब थोड़ी से हिस्से में बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता था रहने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा रेबेलियंस भी किए नेटिव लोगों ने, लेकिन इन यूरोपियंस ने उन्हें क्रश कर दिया उनकी ही जगह पे आके। Moving on to the next question, what do you mean by the term gold rush? How was it connected with the growth of industries? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्ड रश से रिलेटेड, एंड ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, 95% चांस है। भाई जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो भाई गोल्ड रश के बारे में बताना है कि भाई कुछ ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले थे यूएसए के अंदर 1840s के दौरान। बहुत सारे लोग जो है कैलिफोर्निया यूएसए की तरफ भागने लग गए, यूरोपियंस बेसिकली, कि उनका एकदम से क्विक फॉर्चून बन जाएगा, उनकी किस्मत चमक जाएगी। अब सारे यूरोपियंस यूएसए की तरफ जा रहे थे, ठीक है, ताकि उनका क्विक फॉर्चून बन जाए। गोल्ड रश की वजह से ही बाद में चल के रेलवे लाइंस बनाई गई इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ ताकि रेलवे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। उन इंडस्ट्रीज में रेलवे इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, फिर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। एंड साथ ही साथ बहुत सारे फार्मिंग मशीनरी भी जो है प्रोड्यूस की गई, जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से टाउन्स और फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई। एंड 1890 के दौरान यूएसए जो है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर भी बन गया इन द वर्ल्ड। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर, एंड इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम इन जापान। भाई जापान का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताओ। भाई सेंटर ऑफ पावर शोगन्स थे एट द ईडो, एंड जो उनकी कंट्री थी वो 250 डोमेन्स के अंदर डिवाइडेड थी अंडर द डाइमो, एंड वो ईडो में रहते थे ताकि रेबेलियन को जो है अवॉइड किया जा सके। समुराई वो क्लास थी जो कि शोगुन और डाइमो को सर्व करती थी। 16th सेंचुरी के दौरान कुछ चेंजेस लाए गए, 3 चेंजेस किए गए। पेजेंट्री को डिसार्म किया गया एंड ऑटोनॉमी दे दी गई थी डाइमो को। लैंड मेजरमेंट किया गया ताकि टैक्स अच्छे से लगाया जा सके, टैक्स अच्छे से लिया जा सके। इस टाइम पे कमर्शियल इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई, ठीक है। वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिला, पैसे का यूज़ बहुत बढ़ गया था, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट की क्रिएशन हुई, इकोनॉमिक अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही थी। सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस देखने को मिले। इस टाइम पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन जापान को क्वेश्चन किया गया एंड एंशिएंट जापानीज लिटरेचर की स्टडी को प्रमोट किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान के बारे में बताएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक इन चाइना। भाई चाइना के अंदर रिपब्लिक कैसे एस्टेब्लिश किया गया, तो वो सारे बताएंगे आप। मांचू डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया गया, रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया 1911 में अंडर सुन यात सेन। देन उनके 3 प्रिंसिपल्स आए थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, वो आप बताएंगे। एंड
रेवोल्यूशनरीज ने कहा कि भाई फॉरेनर्स का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज पे, फॉरेनर के कंट्रोल को ख़त्म करो एंड इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन हो रहा था एंड रिफॉर्म्स किए गए थे। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, फुट बाइंडिंग को ख़त्म करो, फीमेल सबॉर्डिनेशन ख़त्म होना चाहिए, मैरिज में इक्वालिटी आनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, रिफॉर्म्स आए। 4 ग्रेट नीड्स के ऊपर एम्फोसाइज किया गया है, क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। विमेन को 4 वर्चूज रखने चाहिए, विमेन के अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये बताई गई। कौन सी थी वो 4 क्वालिटीज़? चैस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच, वर्क, कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड। वेमेन को सिर्फ घर तक ही सीमित रहना चाहिए। सुन यात सेन के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, अबाउट द रेगुलेटिंग ऑफ कैपिटल एंड कभी भी लैंड को इक्वलाइज नहीं किया गया एंड मिलिट्री ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर दिया गया, मतलब मिलिट्री ऑर्डर इम्पोज कर दिया, लेकिन पेजेंट्री की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों के वजह से, इन इवेंट्स के वजह से जो है रिपब्लिक बाद में एस्टेब्लिश होती है चाइना में। तो ये सारी इवेंट्स को जो है सीक्वेंस में आप बताएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। भाई चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का राइज कैसे होता है तो वो बताना है आपको। सो सीसीपी को फाउंड किया गया था इन 1921 एंड ये बहुत ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर देखने को मिलता था। सो माओ जेडोंग के बारे में बताएंगे, माओ जेडोंग का क्या रोल था। जियांगसी में एक स्ट्रॉन्ग पेजेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, रूरल वुमेन एसोसिएशंस एमर्ज हुई, न्यू मैरिज लॉ आया, मतलब अरेंज मैरिज अब मना कर दी गई थी एंड कोई भी सेल या परचेज नहीं होगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो भी आप बताएंगे। डाइवोर्स सिंप्लीफाई हो गया, ग्योमिनडांग ब्लॉकेड हुआ जिसके वजह से सांक्षी में एक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्च करके जो है एक नया बेस बनाया गया था। 3 प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हुआ, वॉरलॉजिज्म को ख़त्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, इम्पीरियलिज्म से लड़ने के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे एंड ड्यूरिंग द वॉर जो कम्युनिस्ट और ग्योमिनडांग पार्टी थी, इन दोनों ने मिलकर इकट्ठा काम किया एंड बाद में चल के कम्युनिस्ट ने जो है ग्योमिनडांग को हरा दिया एंड उनके हाथ में पावर आ गई और ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राइज हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सीक्वेंस में बताएंगे। मतलब इन क्वेश्चंस में पता है एक चीज़ नोटिस करो, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना है, उन इवेंट्स को लिखना है आपको। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीजी रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे अलग अलग फील्ड्स में, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स आप बताएंगे। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे बहुत सारे। मीजी गवर्नमेंट ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, पुरानी विलेज और डोमेन बाउंड्रीज को जो चेंज किया। 1871 में फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया गया अंडर मीजी रूल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया गया था। जापान की पहली रेलवे लाइन टोक्यो टू योकोहामा के बीच में ले की गई थी बिटवीन 1870 टू 1872। 1872 में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया गया। जायपात्सु जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होल्ड्स होते थे वो डोमिनेट करते थे इकोनॉमी को। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए थे, टेक्सटाइल मशीनरी को इंपोर्ट किया गया यूरोप से। बहुत सारे फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाया गया ताकि वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा सके। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी बहुत सारे फॉरेन टीचर्स पढ़ाते थे। जापानीज स्टूडेंट्स को भी बाहर भेजा गया ताकि वो भी बाहर से कुछ सीख के आए एंड इस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो लोग काम करते थे उनकी भी पॉपुलेशन के अंदर एक इंक्रीज देखने को मिला। पहले ज़्यादातर विमेन काम करती थी इन सभी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन अब मेन का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला। जो फैक्ट्रीज़ का साइज होता था वो भी अब बढ़ा। बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे गए थे, एग्रीकल्चर टैक्स लेवी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे। 1889 में जापान ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डाइट की फॉर्मेशन, यानी कि एक पार्लियामेंट थी जापानीज पार्लियामेंट, उसकी फॉर्मेशन हुई एंड एम्परर को जो है सभी फोर्सेस का कमांडर बना दिया गया एंड इट वॉज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे गए थे, एक नया स्कूल का सिस्टम स्टार्ट किया गया जापान के अंदर एंड 1870s में जो है स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई थी सभी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एंड 1910 में यूनिवर्सल स्कूलिंग भी देखने को मिली, यानी कि सारे बच्चे जो है स्कूल जाते थे, पढ़ते लिखते थे।
ट्यूशन फीस बहुत कम रखी गई थी एंड टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है 1877 के अंदर एस्टेब्लिश हुई। इट इज़ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी आप बता सकते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में आप बताएंगे, सभी मेन जो भी 20 से ऊपर है उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलिट्री सर्विस देनी होती थी एंड जो मॉडर्न मिलिट्री फोर्स है वो डेवलप करी गई, उनको जो है अच्छे अच्छे वेपन्स दिए गए जिससे वो अच्छे से जो है परफॉर्म कर सके। बेसिकली जो मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी थी वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी, डायरेक्ट कमांड में होती थी। समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान कैसे री एमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर? हमें पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यूएसए ने जापान के 2 जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप किए थे एंड जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से जापान की इकोनॉमी डिवास्टेट हो गई थी। उसके बाद एकदम से कैसे जापान जो है दोबारा एज अ ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हुआ, तो इसके बारे में आप बताएंगे पूरा प्रोसेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट वॉर मिरेकल ऑफ जापान भी इसे कहते हैं। स्टोरी ऑफ ताइवान, स्टोरी ऑफ कोरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। दीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज जापान एंड चाइना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चाइना और जापान ने डिफरेंट मोड्स ऑफ वी कैन से मॉडर्नाइजेशन या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करें, तो वो आप बताएंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ कल्चरल सोशल कंडीशंस के वजह से जापान और चाइना दोनों ने ही अलग अलग पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट किए थे। जापान जो है कोलोनाइजेशन कर रहा था, जापान ने बहुत सारी जगहों को अपनी कॉलोनी बनाया था, वेरस चाइना जो है वो इतना पावरफुल नहीं था। चाइना फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंडर था, चाइना बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा था। इन कंडीशंस की वजह से इन दोनों के ही रास्ते टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन अलग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में पिन कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन्हें पढ़ के जाना। अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।